नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर चर्चा की थी। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उन पर बात कर रहे थे। तो प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियां हैं उसके अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से निम्न पहाड़ियों पर बात कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमने अरावली से संबंधित अध्ययन किया, हमने विंध्याचल पर्वतमाला से संबंधित अध्ययन किया, सतपुड़ा पर्वतमाला और इसके अंतर्गत आने वाली जो अन्य पहाड़ियां हैं उन पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, वो है पश्चिमी घाट। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको प्रारंभ किया था और इसे हम शुरुआती से जो है वो आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा को। हमने बात की थी पश्चिमी घाट की कि पश्चिमी घाट क्या है। तो दोस्तों, भारत के पश्चिम में जो पश्चिमी तट है उसके साथ साथ एक अनवरत फैली पर्वतमाला है जो तट के बिल्कुल साथ साथ फैली है। यह पर्वतमाला ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तमिलनाडु तक। तो यह अनवरत पर्वतमाला है जो लगातार पश्चिमी तट के बिल्कुल साथ साथ है, अर्थात यहां पश्चिम की तरफ जो समुद्र का तट है और इस पर्वतमाला के मध्य जो गैप है वो क्या है, कम है, अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान अधिक संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, अधिक संकरा है, अर्थात यहां गैप कम है। जबकि जब हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो पूर्वी घाट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पूर्वी घाट और तट के मध्य गैप अधिक है, अधिक चौड़े मैदान जो है वो पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, जिसकी हम बात अलग से करेंगे। तो यहां हमने शुरुआत की कि ये जो पर्वतमाला फैली है इसे हमने नाम दिया था पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम की तरफ है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला कहा जाता है। पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है इसकी विशेषता जो है पहली कि भारत में हिमालय के पश्चात, हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। और इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों लगभग जो है वो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह ताप्ती से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, या हम कहें गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इस पश्चिमी घाट से संबंधित अगर हम इसका विभाजन करें तो इसका विभाजन प्रमुख रूप से 3 भागों में किया जाता है, प्रमुख रूप से 3 भागों में किया जाता है। पहला है उत्तरी सह्याद्री, अर्थात पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री, मध्य का जो भाग है इसे कहा जाता है दोस्तों मध्य सह्याद्री। और जो दक्षिण का भाग है उसे कहा जाता है दोस्तों दक्षिण सह्याद्री। कौन सा क्षेत्र किसमें आता है तो उसमें बात करें। उत्तरी सह्याद्री जो है इसका जो प्रमुख क्षेत्र आता है वो आता है दोस्तों महाराष्ट्र में। प्रमुख क्षेत्र जो है उत्तरी सह्याद्री कहां फैली हुई है, प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में फैली हुई है। मध्य सह्याद्री की बात करें तो यह गोवा से लेकर कर्नाटक के मध्य है, गोवा से कर्नाटक के मध्य, गोवा से कर्नाटक के मध्य फैली हुई है।
और अगर हम दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो यह प्रमुख रूप से केरल व तमिलनाडु में फैली है। केरल व तमिलनाडु में फैली हुई है। तो इस तरह एक अनवरत पर्वतमाला है जो महाराष्ट्र तक हम इसे उत्तरी सह्याद्री, मध्य में गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र तक हम इसे मध्य सह्याद्री और दक्षिण में इसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट जो है वो विश्व के जो हॉट स्पॉट हैं, जैव विविधता युक्त स्थल हैं, उसमें पश्चिमी घाट को भी शामिल किया जाता है। तो पश्चिमी घाट है जो है यहां पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये समुद्र के अधिक नजदीक है, इसीलिए अधिक वर्षा प्राप्त करती है। यहाँ वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। जो किस प्रकार की वनस्पति है? सदाबहार प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यह जो पर्वतमाला है दोस्तों, यह वलित अर्थात मोड़दार पर्वतमाला है और इसमें पूर्वी घाट की अपेक्षा जो गैप कम है अर्थात यह अधिक श्रृंखलाबद्ध है। उसका कारण क्या है कि इस पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से जो निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों ने पूर्वी घाट की जो पर्वतमाला है उसको क्या है बीच बीच में से काट दिया है अर्थात उसके गैप कर दिए हैं। तो पूर्वी घाट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें गैप अधिक है, जबकि पश्चिमी घाट में कोई गैप नहीं है। प्रमुख जो दर्रे हैं 4, हम उनका भी यहाँ अध्ययन करेंगे। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा दर्रे का, वो भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। तो अधिक इसका कारण क्या है संक्राहुडे का, कि जो पूर्वी भाग की नदियां हैं जब वो अपने साथ पूर्व की ओर जाते हुए अपने साथ मिट्टी गाद लेकर जाती हैं तो पश्चिमी तट के पास एक बड़े मैदान का निर्माण करेंगी। तो इसीलिए जो पूर्वी तट है भारत का वह अधिक चौड़ा है और अधिक उपजाऊ है पश्चिमी तट की अपेक्षा। और इसके पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो पश्चिम से निकलने वाली वो बहुत ही छोटी नदियां हैं, जिनके अंतर्गत हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक में, वो भी किस टाइप की नदी है? अरब सागरीय प्रवाह क्रम की यानी पश्चिमी नदी है। तो अब हम इसका डिवाइडेशन करते हैं अलग अलग और अलग अलग भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी सह्याद्री को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्तरी सह्याद्री। ये पर्वतमाला इस तरह, ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अब दोस्तों जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का हम सबसे पहले भाग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री जो है हमने पढ़ा प्रमुख रूप से कौन से राज्य में फैली है? महाराष्ट्र में फैली है प्रमुख रूप से, जबकि इसका उत्तरी भाग कुछ भाग जो है वो गुजरात में भी आता है। तो प्रमुख इसमें राज्य है महाराष्ट्र। उत्तरी सह्याद्री की जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो है दोस्तों कालसुबाई। कालसुबाई, कई जगह लिखा होता है कालसुबोई, तो वो भी एक ही बात है। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की या पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1646 मीटर। 1646 मीटर यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हम बात करें तो जो महाराष्ट्र के बाद में जो मध्य का क्षेत्र है, गोवा और बेंगलोर के पास का क्षेत्र, यह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री कहलाता है। इस मध्य सह्याद्री क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो मध्य सह्याद्री की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों
कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो कहां पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है, जो लगभग जो है 1894 मीटर ऊंची है, 1894 मीटर ऊंची है। तो पश्चिमी घाट की, ऑल ओवर पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे की, वो कौन सी है? कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही अगर पूछे कि कहां स्थित है, तो यह स्थित है मध्य सह्याद्री में स्थित है, मध्य सह्याद्री में स्थित है। इसी कुद्रेमुख के अलावा मध्य जो सह्याद्री है, यहां अन्य चोटी है, वो है दोस्तों कर्नाटक में महाबलेश्वर। ये दोस्तों प्रमुख रूप से तो आती है महाराष्ट्र में, प्रमुख रूप से कहां आती है? महाराष्ट्र में। और इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जबकि जो हमने कालसूबाई चोटी को पढ़ा था, इस चोटी से प्रमुख रूप से इसके पास नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो कालसूबाई से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसके जस्ट पास में है महाबलेश्वर, जिससे किस नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। साथ ही यहां पर एक प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं भारत की, जो है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में दोस्तों कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कहवा, जिसका उपयोग कॉफी बनाने में किया जाता है, कहवा होता है जो दोस्तों कहवा के बीजों को भूनकर ही उससे कॉफी बनाई जाती है। तो भारत में सर्वप्रथम जो है कहवा जो उगाने का श्रेय है वो भी किसे जाता है? पुर्तगालियों को। और इसके सबसे पहले जो खेती है वो भारत में कहां प्रारंभ हुई? बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसकी कृषि को प्रारंभ किया गया था। और बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित है, पहाड़ियां हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें जो दक्षिणी सह्याद्री है उस पर। तो दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात करें तो ये वाला जो भाग है केरल तमिलनाडु के मध्य का क्षेत्र, ये कहलाता है दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। दक्षिणी सह्याद्री की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से दो प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक तो है दोस्तों पालनी की पहाड़ियां, जो प्रमुख रूप से तमिलनाडु में है। और दूसरी है दोस्तों यहां पर वो है इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। तो दक्षिण सह्याद्री के अंतर्गत हमने पढ़ा पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। ये केरल तमिलनाडु में विस्तृत है। यहां प्रमुख रूप से दो प्रकार की पहाड़ियां हैं। पहली जो है वो दोस्तों वो तो है पालनी की पहाड़ियां और दूसरी पहाड़ियां हैं इलायची की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये दोस्तों फैली हैं केरल में। इलायची की पहाड़ियां फैली हैं केरल में। इलायची की पहाड़ियां भारत में मसालों के उत्पादन के लिए या मसालों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
मसालों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो सर्वाधिक मसाले हैं, भारत में सर्वाधिक रबड़ है, भारत में सर्वाधिक नारियल है, उसका उत्पादन केरल में ही होता है। तो प्राचीन समय में जो भी लोग हैं, सर्वप्रथम जैसे वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, तो वो इसलिए यहाँ से गर्म मसाले लेने के लिए, और उन गर्म मसालों के लिए यहाँ फेमस पहाड़ियां कौन सी हैं? इलायची की पहाड़ियां इन गर्म मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही हम बात करें तो जो पालने की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये पालने की पहाड़ियां तमिलनाडु के हिल स्टेशन के रूप में जानी जाती है। साथ ही इन पालने की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, जो कि एक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है, जैव विविधता युक्त क्षेत्र है। तो जैव विविधता युक्त क्षेत्र के रूप में भी अगस्ता मलाई को जाना जाता है। साथ ही ये पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहां पर स्थित है? तो यह प्रमुख रूप से तमिलनाडु में स्थित है, प्रमुख रूप से तमिलनाडु में स्थित है। आप इसका भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत हमने दो प्रकार की प्रमुख पहाड़ियां पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है इलायची की पहाड़ियां, जो केरल में है, मसालों की कृषि के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी पहाड़ियां हमने पढ़ी हैं पालनी की पहाड़ियां, जो तमिलनाडु में है, और ये यहाँ सबसे ऊंची चोटी है अगस्ता मलाई, जो जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो हमने इसके अंतर्गत पढ़ी है। अब पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी भाग में जो पहाड़ियां फैली हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियां। अब हम वर्णन करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों का। तो दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां प्रमुख रूप से फैली हैं तमिलनाडु में, प्रमुख रूप से फैली हैं तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो प्रमुख रूप से हैं तमिलनाडु में, यहां फैली हुई है। अन्नामलाई पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, तो अन्नामलाई पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, यह सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोस्तों अनाई मुडी, अनाई मुडी। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाई मुडी, और अनाई मुडी जो चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। रीट 2015 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। भारत की क्या है सबसे दक्षिणी पहाड़ियां? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, 2695 मीटर ऊंची है। साथ ही इसके दोस्तों एक प्रश्न और है, वो प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की, जैसे अगर हम बात करें कि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है दोस्तों उत्तर भारत। अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2, गॉडविन ऑस्टिन। ये हमने पढ़ा था दोस्तों पीओके क्षेत्र में है, पीओके क्षेत्र के अंतर्गत, जो वर्तमान अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पीओके के अंतर्गत पड़ती है। 8611 मीटर हमने इसकी ऊंचाई को पढ़ा था। जबकि संपूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में स्थित वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी, या हम कहें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा है 8598 मीटर, ये कंचनजंगा। जबकि अगर हम बात करें दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, प्रायद्वीपीय भारत
की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही कहें इसको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड्डी है। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल से दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड्डी, जो 2695 मीटर ऊंची है। तो आप दो प्रश्न इसको ध्यान में रखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले या दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले। तो अनाई मुड्डी है, तमिलनाडु में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है और ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी है यहां पर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में अपने बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपस में मिलन स्थल है वे कहलाती हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। तो अब हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, इन पर अधिकतर कंपटीशन के अंतर्गत प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है इससे संबंधित क्या क्या बातें हमसे पूछी जाती हैं, तो उन पर अपने बात करते हैं। ये है दोस्तों भारत का दक्षिण हिस्सा यानी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हम अभी पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट को और आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो दोस्तों मिलन स्थल है आपस में, ये वाला मिलन स्थल जो है, ये पहाड़ियां जो हैं ये कहलाती हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां ये प्रमुख रूप से 3 राज्यों में विस्तृत हैं, केरल, कर्नाटक और दोस्तों तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख रूप से 3 भारत के राज्यों में विस्तृत हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या कार्य करती हैं? तो ये कार्य करती हैं पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। अगर हम यहां दक्षिणी पहाड़ियों में बात करें तो जो पश्चिमी घाट अभी हमने पढ़ा, उस पश्चिमी घाट की जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं दोस्तों अभी मैंने पढ़ी दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री। और जो पूर्वी घाट हम पढ़ेंगे, उस पूर्वी घाट की जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं ये कहलाती हैं दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां। सेवराय की पहाड़ियां। तो सेवराय की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट, इन दोनों के मध्य क्या स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। अर्थात पूर्वी घाट की कौन सी पहाड़ियां जो हैं जो पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं नीलगिरी द्वारा, तो वो सेवराय की पहाड़ियां हैं। सबसे दक्षिणी हम नल्ला कोंडा, लाई कोंडा सबकी बात यहां पर करेंगे। तो सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट की दक्षिणी ये वाली पहाड़ियां हैं, ये वाली, ठीक है। और पश्चिमी घाट का हमने दक्षिणी भाग पढ़ा था, दक्षिण सह्याद्री कहलाता है। इनको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां करती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दोस्तों भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय जो है वो तमिलनाडु में होती हैं और प्रमुख रूप से ये जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी की, इनमें चाय की कृषि की जाती है। हालांकि इन सभी जगहों पर चाय की खेती होती है, परंतु दक्षिण भारत में अगर उत्पादक राज्य की बात करें ज्यादा चाय का, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है तमिलनाडु। जबकि भारत में सर्वाधिक चाय की कृषि जो है वो होती है असम में, और असम में जो चाय की कृषि का क्षेत्र है वो है दोस्तों सुरमा घाटी। असम की सुरमा घाटी में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। इसके अलावा दोस्तों कुल्लू घाटी,
जो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। यहां भी चाय की कृषि की जाती है। ये तो दोनों स्थल हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के, जबकि दक्षिण भारत में चाय उत्पादक प्रमुख पहाड़ियां और प्रमुख राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत में चाय उत्पादक प्रमुख जो पहाड़ियां हैं वो है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। और अगर हम बात करें राज्य की तो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, जहां दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय जो है वो पैदा की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन या किया जाता है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब नीलगिरी की पहाड़ियों की हम बात करें ऊंची चोटी की, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों दादा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों दादा बेटा। और जो दादा बेटा चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 2637 मीटर। 2637 मीटर। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दादा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दूसरा प्रश्न जो है इसके ऊपर वो है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भी है दादा बेटा। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी अनाईमुडी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? दादा बेटा 2637 मीटर। किन पहाड़ियों में स्थित है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। जबकि अनाईमुडी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित थी। तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां प्रमुख रूप से 3 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 3 इन राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादक राज्य है सर्वाधिक तमिलनाडु। इसके अलावा भारत में कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और असम में सुरमा घाटी में चाय उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक चाय के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है असम की सुरमा घाटी। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जॉइंट क्षेत्र में है, अर्थात दोनों को जोड़ने का, दोनों के संगम का, दोनों के मिलाने का कार्य करती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जुड़ते हैं, ये बात हमने पढ़ी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दादा बेटा जो 2637 मीटर है और यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। तो यहां तक आपको बात नीलगिरी तक समझ आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर। अब जिस तरह हमने दोस्तों पश्चिमी घाट को पढ़ा है उसी तरह अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वी घाट का। अगर हम पूर्वी घाट का अध्ययन करें तो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा अनवरत निरंतर नहीं है। अनवरत निरंतर नहीं है, इस तरह फैला हुआ है। यह उत्तर में शुरू होता है महानदी क्षेत्र से। महानदी क्षेत्र, महानदी जो है वो ओडिशा की प्रमुख नदी है। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है और ओडिशा में महानदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा जो नदी बांध है हीराकुंड वो बनाया गया है। दक्षिण भाग की बात करें इसके दक्षिण में, तो इसके दक्षिणी जो पहाड़ियां हैं वो है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसे मैं नीले रंग से ही लिख रहा हूं, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो पूर्वी घाट का उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? महानदी के मुहाने से शुरू होता है ये और दक्षिण में कहां तक है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। महानदी से लेकर यह गोदावरी नदी तक, महानदी से लेकर ये गोदावरी नदी तक यह जो क्षेत्र है
वो किस प्रकार का है, तो वह अनवरत है। अनवरत, अनवरत मतलब लगातार है, अविराम है, बिना रुके श्रृंखलाबद्ध है, बिना रुके श्रृंखलाबद्ध है। गोदावरी नदी के मुहाने के बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, वोगाई आदि नदियों द्वारा जो पूर्वी घाट का दक्षिणी क्षेत्र है इसे बीच से काट दिया गया, अर्थात इसमें अधिक गैप है, अर्थात इसमें गैप क्या हो गए, अधिक हो गए। ये वाले क्षेत्र, ये गैप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो गैप है, यहां से कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहां दोस्तों गोदावरी नदी बहती है, यहां बहती है दोस्तों कृष्णा नदी। गोदावरी का उद्गम हमने पढ़ा था कृष्णा का, गोदावरी का उद्गम हमने पढ़ा कालसुबाई क्षेत्र से, कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से, और इसका नासिक के पास है कालसुबाई, वहां से। इसके बाद आती है दोस्तों कावेरी नदी, कर्नाटक से निकलती है कावेरी, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर सबसे उपजाऊ डेल्टा कावेरी नदी का है। कावेरी के बाद में आती है दोस्तों तुंगभद्रा, फिर दोस्तों वोगई नदी आदि। ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं, इन नदियां कहां से निकलती हैं, तो ये नदियां निकलती हैं दोस्तों पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, तो इन्होंने पूर्वी घाट को इस तरह काट दिया है। तो पहली बात ये कि अनवरत नहीं है। दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि जो पश्चिमी घाट है वह अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अधिक कटा फटा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि जो पश्चिमी घाट है उसका मैदान किस प्रकार का है, तो उसका मैदान है दोस्तों संकरा, उसका मैदान है संकरा। जबकि हम बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है। पूर्वी घाट क्या है, अधिक चौड़ा है, अर्थात पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं, उन नदियों ने अपने साथ लाई गई मिट्टी से इस क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर मैदानों का निर्माण किया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत यहां क्या किया है, मैदानों का निर्माण किया है। और प्रायद्वीपीय भारत में ये जो मैदान है वो अधिक उपजाऊ हैं। प्राचीन इतिहासकारों ने कहा है कि कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में एक हाथी बैठने जितने स्थान पर इतना अन्न उत्पादन होता था कि 1 वर्ष तक उसे खाया जा सकता था। अर्थात कहने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा उपजाऊ बताया गया है। इसीलिए कावेरी नदी डेल्टा को दक्षिण भारत में राइस बाउल ऑफ साउथ एशिया, साउथ इंडिया कहा जाता है, अर्थात दक्षिण भारत में धान का कटोरा कहते हैं हम कावेरी नदी के क्षेत्र को, धान का कटोरा। जबकि अगर हम बात करें अन्न का कटोरा तो या फिर धान का कटोरा, तो ये भारत में राज्य की बात करें तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि ये अधिक चौड़ा है जबकि पश्चिमी घाट संकरा है, ये अनवरत है जबकि पूर्वी घाट अनवरत नहीं है। किस लिए अनवरत नहीं है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां पूर्व की ओर बहती है उन्होंने इसे काट फाट दिया। कौन कौन सी नदियां काटने वाली, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है और वोगई नदी, इन्होंने क्या कर दिया, इसे काट दिया है। इस कारण ये अनवरत नहीं रहा है। इस भाग की बात करें अपने, तो इस भाग के अंतर्गत प्रमुख जो पहाड़ियां हैं या जो प्रमुख चोटियां हैं वो मैं लिख रहा हूं, इस तरफ यहां लिख देता हूं। जो पूर्वी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी ये है दोस्तों अरायाकोंडा। सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों अरायाकोंडा, और ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1680 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर। तो अरायाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह आंध्र प्रदेश में है, 1680 मीटर ऊंची है। दूसरी ऊंची चोटी की बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो दोस्तों ओडिशा में है,
और ये लगभग जो है वो 1501 मीटर ऊंची है, लगभग 1501 मीटर ऊंची है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली पहाड़ियां हैं उनको भी कुछ अलग अलग विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां हैं दोस्तों तमिलनाडु में, जिनका हमने जिक्र किया था कि ये पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। और इनके दक्षिण में आ जाता है क्या, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। तो उसमें पूर्वी घाट का कौन सी पहाड़ियां शामिल की जाती हैं, सेवराय की पहाड़ियां। अर्थात आप मेरी बात को इस तरह समझे, किसी को नहीं समझ आया तो ये पश्चिमी घाट है, ये दोस्तों पूर्वी घाट, इनको जोड़ती है ये नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जोड़ती है। तो इसमें पूर्वी घाट की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है ना, जो इधर नीलगिरी के पास पड़ती हैं, ये पहाड़ियां कहलाती हैं दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां, ये कहलाती हैं सेवराय की पहाड़ियां। ये प्रमुख रूप से तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा बात करें नल्ला कोंडा, नल्ला कोंडा की पहाड़ियां, ये हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो ये भी आप ध्यान में रखें, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और नल्ला कोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां और उनसे संबंधित जो पठार है उन पर हमने विस्तृत चर्चा यहाँ की। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंतर्गत हम भारत भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अंतिम भौतिक प्रदेश है कि तटीय मैदान और द्वीप समूह है, तो उसमें हम तटीय मैदानों और द्वीप समूहों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।